नमस्कार, न्यूज 18 लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सिवान की खबर से। और सिवान में 3 लड़के लापता हैं जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आपको बता दें अभी तक तीनों का सुराग नहीं मिला है। सबका मोबाइल ऑफ बताया जा रहा है और तीनों जिस स्कॉर्पियो से कहीं गए थे उस स्कॉर्पियो को गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सबैया हवाई अड्डे के पास से पुलिस ने बरामद किया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों को अनहोनी की आशंका है। इन लोगों को अनहोनी की आशंका सता रही है और विशाल सिंह नगर थाना क्षेत्र के रामनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और सुमित कुमार उर्फ अंशु हुसैन गंज थाना क्षेत्र के पैगमपुर गांव और परमेंद्र यादव जीरादेई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहीं अंशु के परिजनों ने बताया कि 7 नवंबर को घर से करीब 12 बजे छठ पूजा का सामान लेने के लिए निकले थे और परिजनों ने पुलिस से भी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को भी इसकी सूचना दी है लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है जिससे परिजन परेशान हैं। पता चला एक बार 12 बजे गए 12 बजे के सूतने 12 बजे पानी उन्हें लेके सूते गए ना पे फोन आए तब चल गए माँ जाता नहीं अगले बाद फोन ना आए। फिर हम 9 बजे रात खन कोई नहीं कि कहाँ बारन तब फोनिंग होत रहे फूल बगे उठावत ना रहे। पुलिस के तो रिंग भइला के बाद बिहाने भइला से हम एकरा प्रक्रिया में लगनी। पुलिस के भी इन्फॉर्म कैनी। पुलिस आश्वासन दलस बिहान भइला जाके FIR करैनी। आश्वासन पर ने छठ के पर्व रहे आ छठ के पर्व खातिर कि लड़का गई रहे पर प्रसादी कुछ ली आवे आ उन्हीं से केकरा फोन पर अब के पता लागल बाद में कि विशाल के साथ है वो गई। लोग से मालूम भल कि विशाल के साथ वो लोग गई लोग कहाँ गई लोग उस दिन से कोनो आता पता ऊपर नीचे। 7 तारीख दोपहर से मेरा लड़का गायब है। उनका नाम विशाल सिंह है। शाम में 7 बजे हमको बात हुआ तो बोले कि खाना बनाइए मम्मी, हम आएंगे घर खाएंगे, खा के सोएंगे, मेरा तबीयत खराब है। उसके बाद हम लोग रिंग किए फ़ोन 9 बजे के बाद जब रिंग करना शुरू किए तब फ़ोन नहीं लगा लेकिन कोई उठाया नहीं। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। तीनों आदमी का फ़ोन लग रहा था। साथ में 3 आदमी थे। तीनों आदमी का रिंग हो रहा था लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। और इस पर अधिक जानकारी के साथ सिवान से हमारे संवाददाता मृत्युंजय है। मृत्युंजय, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? 7 तारीख से तीनों युवक लापता हैं। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, अगर पूरा बात किया जाए तो ये तीनों युवक विगत 5 दिनों से लापता है। परिवार वाला काफी रो रो कर बुरा हाल हुआ है क्योंकि पता नहीं चल पा रहा आखिर युवक कहाँ से। ये जो स्कॉर्पियो से निकले थे घूमने के लिए वो स्कॉर्पियो गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र से बरामद हुई है। तो जो पुलिस है पूरी तरह जांच कर रही है। अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर किस तरह से युवक का क्या हो पाया है क्योंकि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पूरा मामला गंभीर दिख रहा है। और यहाँ से जो पुलिस है पूरी इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर तीनों लड़का गए तो कहाँ गए। जब स्कॉर्पियो बरामद कर ली गई है और वही तीनों लड़का अभी तक पता नहीं है तो सब पुलिस पता करने के लगे ये युवक किसके साथ गए थे और कहाँ गए थे। पूरे मामले को अगर देखा जाए तो सिवान पुलिस तफ्तीश करने में लगी हुई है। जी, हालांकि जो पुलिस है उन्होंने स्कॉर्पियो बरामद किया तो क्या कुछ अभी जानकारी मिल पाई है? जिस तरह से परिजनों का कहना है तो 3 युवक कहीं घूमने के लिए गए थे और क्या करने गए थे अभी ऐसा क्लियर पता नहीं चल पा रहा है। तो हालांकि जो स्कॉर्पियो उसकी बरामद हुई है गोपालगंज जिले से बरामद किया गया है। तो सिवान पुलिस गोपालगंज पुलिस से संपर्क कर रही है कि जो स्कॉर्पियो मिला हुआ है तो लवारिस से मिली हुई थी तो क्या उसमें कुछ था या कोई पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर स्कॉर्पियो बरामद हुआ तो वहाँ क्या क्या बरामद हुआ। तो जिस तरह से बात किया जाए तो स्कॉर्पियो तो बरामद कर लिया गया, वहीं 3 युवकों को अभी तक पता नहीं चल पाया है जिसको लेकर परिजन काफी परेशान है। जी मृत्युंजय, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर और खबर समस्तीपुर से जहां एक संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत हो गई है। इलाके में सनसनी फैल गई है और हालांकि पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर रही है लेकिन बताया जा रहा है कि सदर अनुमंडल के सरायगंज में जहरीली शराब से युवक की मौत की आशंका जताई जा रही है और पिछले दिनों पटौरी थाना इलाके में 7 लोगों की शराब से मौत हो गई है
और इसके साथ ही यहां मरने वालों का जो आंकड़ा है अब बढ़कर 8 हो गया है। बेतिया, गोपालगंज और समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब का तांडव लगातार देखने को मिला। एक बार फिर समस्तीपुर के सरारंजन के नरघोगी गांव में शराब पीने से मौत का मामला सामने आया है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मौत के बाद परिवार के लोगों का हाल बेहाल है और हर कोई गमगीन है यहाँ पर। और ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पर कोई बड़ा घटना हुआ है और ये उनके पिता हैं मृतक के, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या घटना हुई है। जहरीली शराब पी कर मर गया। एक लड़का कहा चलिए हम पिलाते हैं, और छठ पर्व का पंडाल बना रहा था हमारे लड़का चंदन कुमार। 2-3 लड़का गया, एगो पंकज कुमार है, एगो हमारा चंदन है, एगो गंगाराम है, दिनेश महतो का लड़का। तो ये लोग किसके साथ सर? गंगाराम को साथ गया है। अच्छा, वही शराब कहाँ से लिए थे? अब वही बताएगा, हम लोग तो नहीं जानते। बीमार, हाँ, हॉस्पिटल में एक लड़का है, उसको भी रेफर कर दिया, अब कहाँ न कहाँ गया। तो यहाँ पर ये मृतक के पिता हैं जिनका साफ बताना है कि अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी, जिसके बाद तबीयत बिगड़ी और इनकी मौत हो गई। तो समस्तीपुर की बात करें तो पिछले दिनों 7 लोगों की मौत हो चुकी थी और आज मौत तो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और 8 लोगों की मौत हो गई। और सरारंजन में जो ये घटना है उसमें एक बीमार है जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लगातार मौत हो रही है, पुलिस कार्रवाई की भी बात कर रही है, लेकिन इतने बड़ी मात्रा में बिहार में जहरीली शराब आया तो कहां से आया। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अगली खबर बोकारो से है। बोकारो के गोमिया में एक लकड़बग्घा कटीली तार में फंस गया और जिससे लोगों की भीड़ जमा हो गई उसे देखने के लिए, और वन विभाग ने उसे बेहोशी की इंजेक्शन दी और उसके बाद वहां से उसे बचाया गया। तो ये खबर आपको बता दें बोकारो के गोमिया से, जहां गोमिया प्रखंड के ईईएल थाना क्षेत्र के नावाडी गांव के पास कटीले तार में लकड़बग्घा फंस गया और इस लकड़बग्घे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाते ही तेनुघाट वन क्षेत्र के अधिकारियों ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर अपने कब्जे में लिया और अपने साथ ले गए। और मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह लोगों ने कटीले तारों के बीच एक लकड़बग्घे को जिंदगी को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए छटपटाते देखा और इसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग इस दौरान फोटो और वीडियो बनाने लगे। और महापर्व छठ संपन्न हो चुका है और इस बीच यात्रियों का आना जाना बिहार से दूसरे प्रदेश में जाने का सिलसिला भी जारी हो गया है और भारी संख्या में जो यात्री है वो जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो संख्या है वो काफी बढ़ गई है दूसरे प्रदेशों में जाने वाले लोगों की। और पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ सुबह से लेकर रात तक देखी जा रही है और यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से विमान का किराया आसमान छूता नजर आ रहा है और कई शहरों के लिए भाड़ा 2 गुना से लेकर 3 गुना तक बढ़ गया है। और देखिए ये संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। महापर्व छठ संपन्न होने के बाद बिहार से दूसरे प्रदेशों में लौटने वाले लोगों की भारी भीड़ पटना एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है। यह तस्वीर है पटना एयरपोर्ट की और देखिए किस कदर भारी संख्या में लोग जो हैं वह अब यहाँ से दूसरे प्रदेशों के लिए जाने लगे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से छठ के समय पटना एयरपोर्ट ने एक रिकॉर्ड कायम किया था कि एक दिन में सबसे ज़्यादा लोगों ने पटना एयरपोर्ट से पिछले 2 साल में यात्रा की थी और शायद यह रिकॉर्ड लौटने के वक्त टूट जाए और 2 साल में जितने ज़्यादा लोगों ने एक बार में पटना से यात्रा की, इससे एक रिकॉर्ड बना। कोरोना का संकट जब छटा उसके बाद पटना एयरपोर्ट पर धीरे धीरे यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी और इसके बाद पिछले दिनों पटना एयरपोर्ट ने रिकॉर्ड कायम किया। अब छठ के बाद की यह तस्वीर है, किस कदर लंबी लाइन जो है वह आप देख सकते हैं तस्वीरों में। भारी संख्या में जो लोग हैं वो अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। विभिन्न ज़िलों से ये लोग पहुंचे हैं और यही कारण है कि जिस तरीके से भारी भीड़ जुट रही है पटना से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु के लिए वापसी का विमान किराया भी बेस प्राइस से 2.5 से 4 गुना अधिक हो गया है। 14 नवंबर को पटना से दिल्ली वापसी का विमान किराया लगभग 13,500 और मुंबई का किराया
15,000 तक पहुंच गया है। और आज की अगर बात कर लें तो आज विमान किराया लगभग 2 गुना अधिक है। छठ के के बाद जो पहला रविवार है 14 नवंबर को, इसलिए उस दिन विमान किराया जो है वह सर्वाधिक है। तो निश्चित तौर पर अगर भीड़ जुटेगी तो उसका असर भी किराए पर पड़ना स्वाभाविक है। आज से अगर 14 नवंबर की बात कर लें तो मुंबई के लिए किराया 6,041 रुपये से लेकर 7,000 और 10,500 रुपये से लेकर 15,000 तक है। और दिल्ली का किराया 5500 से 8,000 और 7500 से 13,500 तक है। कोलकाता की अगर बात कर लें तो कोलकाता का किराया 5500 से लेकर 11,000 और 9500 से लेकर 10,500 तक है। इसी तरीके से अगर बेंगलुरु की बात कर लें तो 7500 से 9,000 किराया है। और दूसरा जो किराया है वो 75,000 से 14,000 है। यानी 12 से 14 नवंबर तक का ये किराया है। और निश्चित तौर पर यह अधिक भीड़ होने की वजह से और शनिवार रविवार का जो दिन है उसमें लोग अधिक लौटेंगे, उस वजह से किराए में इस तरीके से बढ़ोतरी देखी जा रही है। देखना होगा जब छठ का दौर जब लौटने वाले लोगों का दौर खत्म होता है तो पटना किस आंकड़े को छूता है, यानी कितने लोगों ने विमान से यात्रा की है, इसका स्पष्ट पता चल पाएगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात औरंगाबाद की। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग ने 50 लाख की कीमत की शराब बरामद की है। और आपको बता दें 400 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग ने ट्रक पर लाद कर ले जाई जा रही शराब के 400 कार्टन को बरामद की है और तस्करी में शामिल एक तस्कर को भी धर दबोचा है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। और उत्पाद निरीक्षक कमलेश कुमार ने बताया कि जब्त शराब को झारखंड से पटना ले जाया जा रहा था। रामाबांध के पास एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें अवैध विदेशी शराब लदा हुआ था। अभी प्रारंभिक जांच में इसमें लगभग 400 पेटी की है। इसमें लगभग 3600 लीटर अवैध विदेशी शराब है। गिनती अभी जारी है, इसलिए अभी स्पष्ट बताना मुश्किल है कितना शराब है। लेकिन जो प्रारंभिक जांच में बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार इसमें 50 लाख से ज़्यादा की। और सिमडेगा में शहीद जवान किरण सुरीन के माता पिता 8 महीनों से प्रशासन की इंतजार कर रहे कि उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। बहादुर बेटे की विदाई के 8 महीने होने को हैं। बुजुर्ग माँ बाप की आंखें अब पथरा चुकी हैं, हर उम्मीद टूट गई है, हर आस अब खत्म होती जा रही है। सिमडेगा के जाबाज लाल किरण सुरीन के परिजन हताश हो चुके हैं। मदद के नाम पर की गई बड़ी बड़ी घोषणाएं छलावा साबित हो रही हैं। जनप्रतिनिधियों से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक का वादा फेल हो चुका है और अब शहीद बेटे की यादें ही बची रह गई हैं। सरकार उधर से अपना साहब लोग आया तो वो लोग बोला कि अपना माने किरण का छोटा भाई को देंगे, ऐसे बोला। लेकिन अभी तक मेरा छोटा बेटा को भी नौकरी नहीं मिला और बहू भी यहाँ नहीं रहती है। इसी साल 4 मार्च को चाईबासा में हुए नक्सली हमले में सिमडेगा के बहादुर जवान किरण सुरीन शहीद हो गए थे। तिरंगे में लिपटा बेटे का शव जब घर पहुंचा तो बड़े बड़े नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अफसरों ने बुजुर्ग माता पिता के आंसू पोंछे और वादों का पिटारा खोल दिया। लेकिन 8 महीने गुजर गए, न सहायता राशि मिली, न कोई सरकारी सुविधा और न ही छोटे भाई को नौकरी। बाकी के वादों का तो कहना ही क्या। हम लोग को सहायता राशि अभी तक प्रावधान नहीं हुआ है। उसके बाद में अभी तक हम लोग को इधर सरकारी सुविधा भी नहीं मिला है कुछ। सिमडेगा के जाबाज सपूत किरण सुरीन ने तो अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन बदले में उनके बुजुर्ग माता पिता को सिवाय आश्वासनों के और कुछ भी हासिल नहीं हो सका। श्रीराम, न्यूज़ 18 सिमडेगा।
और अब बात बेगूसराय की। बेगूसराय में बच्ची की हत्या के बाद लोगों में नाराजगी है और बीती रात लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। आपको बता दें कि 8 नवंबर से लापता थी और 9 नवंबर को बच्ची का शव उसके गांव के बाहर से एक झाड़ी से बरामद किया गया। 12 साल की बच्ची थी और 8 नवंबर से लापता हुई थी। और आपको बता दें कि बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोदना गांव की रहने वाली 12 साल की बच्ची 8 नवंबर से लापता थी और 9 नवंबर को उसका शव गांव के बाहर एक झाड़ी से बरामद किया गया। और इस हत्या के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि घृणित हत्या हुआ है बच्ची का। वो सभी की बच्ची थी और सबके घर में बेटियां हैं और सबकी बेटी एक समान होती है, इसलिए इस बेटी को न्याय मिले और जो दरिंदा है उसको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग इसके लिए श्रद्धांजलि। जो प्रशासन कान पर बंद करके जो बैठी हुई है उसको भी जगाना है। और मैं इस कैंडल मार्च के माध्यम से प्रशासन और समाज से दोनों से निवेदन करता हूं और पॉलिटिकल पार्टी से जो 2-3 दिन में एक अविलंब बैठक बुलाई जाए, सर्वदलीय बैठक, और इसको उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाए, सीबीआई जांच हो और उसके हत्यारे। और बिहार में अब बिजली की कमी नहीं होगी। बाढ़ एनटीपीसी से बिजली का उत्पादन कमर्शियली शुरू कर दिया गया है और 401 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाएगा। पहले की 2 इकाइयों से बिहार को 1198 मेगावाट बिजली ज्यादा मिल रही थी और एनटीपीसी में कुल 5 इकाइयों से कुल 3330 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य है और 3 इकाइयों से बिहार सरकार को 60% से भी अधिक बिजली आवंटित की गई है और एनटीपीसी बाढ़ की कुल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट से बढ़कर 1980 मेगावाट क्षमता की हो गई है। बाढ़ की तीसरी इकाई से वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो गया है। इससे बिहार को 401 मेगावाट बिजली मिलने लगी है। पूर्व में संचालन में 2 यूनिट है जिससे 1198 मेगावाट की बिजली बिहार को मिल रही थी। एनटीपीसी में कुल 660 मेगावाट की 5 इकाइयों से 3300 मेगावाट के विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य है। इन 3 इकाइयों से बिहार को 60% से भी अधिक बिजली का आवंटन किया गया है। एनटीपीसी बाढ़ की कुल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट से बढ़कर 1980 मेगावाट हो गई है। और अब बात मौसम की। बिहार में मौसम सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है और मौसम विभाग के मुताबिक ये जारी रहने वाला है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट। बिहार में उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवा का प्रवाह लगातार जारी है। अगर तापमान की बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में बिहार में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री तक दर्ज किया गया है। लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान भी जो टेम्परेचर है वह सामान्य रहा। हालांकि सुबह और शाम में हल्की ठंड जरूर महसूस की जाती रही। मौसम विज्ञान पटना का जो ये केंद्र है इसके वैज्ञानिकों की माने तो अभी कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कड़ाके की ठंड के लिए अभी लोगों को इंतज़ार करना होगा। नवंबर महीने में वैसे तो आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है और इससे पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। ऐसे में मैदानी इलाकों में टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाती है और कड़ाके की ठंड भी पड़ती है। लेकिन इस प्रकार का सिस्टम अभी बिहार में नहीं बन रहा है। स्थानीय कारणों से टेम्परेचर में धीरे धीरे गिरावट महसूस की जाएगी। पटना का टेम्परेचर फ़िलहाल 30 डिग्री के आसपास है जबकि न्यूनतम टेम्परेचर जो है वह 16 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। आज की अगर बात कर लें तो पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह में हल्का कुहासा छाया रहा लेकिन उसके बाद धूप निकल गई और मौसम जो है वह फ़िलहाल सामान्य दिख रहा है। टेम्परेचर में किसी प्रकार का आज कोई बदलाव जो है वह दर्ज नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर अभी बिहार में सुबह और शाम में हल्की ठंड पड़ रही है लेकिन मौसम जो है वह धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो धूप निकलने के बाद सामान्य महसूस किया जा रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात झारखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिले सौगात की। आज रांची
में रांची चौपन ट्रेन के परिचालन को हरी झंडी दिखा दी गई। और आपको बता दें कि आज एक बार फिर से रांची चौपन ट्रेन का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो गया है और इस ट्रेन को राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और ट्रेन सेवा की शुरुआत होने से पलामू और चौपन जाने वाले यात्रियों को समय की भी बचत होगी। और कोरोना काल में इस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया था और बीजेपी नेताओं ने इसे झारखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गिफ्ट बताया। पिस्का स्टेशन पर स्टॉपेज के साथ ये ट्रेन लोहरदगा लातेहार होते हुए डाल्टनगंज से गढ़वा रोड होते हुए चौपन जाएगी और सप्ताह में ये ट्रेन 3 दिन रांची जबकि 3 दिन चौपन से चलेगी। सबसे पहले केंद्र की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और रेलवे मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि लगातार झारखंड के लिए सौगातों का बौछार करने का काम किया, सौगातों की बरसात रेलवे के संदर्भ में किया है। और ये जो ट्रेन है रांची से चौपन जाने वाली इस भाया लोहरदगा, यह चिर परिचित मांग थी जिसको सरकार ने पूरा किया। मोदी जी है तो मुमकिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। कहा है ना कि सबका साथ सबका विकास, तो हर क्षेत्र का विकास इसी कारण से संभव है। रांची चौपन गाड़ी अभी टोरी रूट से जाएगी। पहले ये जो बरखा रूट से चलती थी इसमें करीब 1.5 घंटे टाइम एक्स्ट्रा लगता था। ये नई लाइन जब से कन्वर्जन हुआ है तब से रेलवे ट्राई कर रही थी कि गाड़ी को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये जब गाड़ी वापस चलने से स्टार्ट हुई है तो हम लोगों ने इसको प्रपोजल भेजा था कि वाया टोरी चलाया जाए और रेलवे बोर्ड से परमिशन मिला है। तो आज से ये ट्रेन रेगुलर चालू हो गई है, सप्ताह में 3 दिन चलेगी। और न्यूज़रूम ड्राइव में फिलहाल इतना ही और आइए देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो के समझ में और एक नए एपिसोड के साथ मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए जानते हैं इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में कौन सी खबरों ने मचाई हलचल। ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर एल्केमे ने $250 मिलियन की फंडिंग जुटाई। वेब3 और ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोवाइडर एल्केमे ने वेंचर कैपिटल फर्म्स और दूसरे निवेशकों से अपने लेटेस्ट राउंड की फंडिंग से $250 मिलियन जुटाए। अपनी फंडिंग के लेटेस्ट राउंड में कंपनी की वैल्यूएशन बढ़कर $3.5 बिलियन हो गई, जो 12 महीने पहले $2.5 बिलियन से थोड़ी कम थी, जिससे इसकी इनकम में 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ब्लॉकचेन अब वेब3 का भविष्य होगा। ये दुनिया भर में नई पोस्ट के फॉर्मुलेशन को बढ़ावा देकर दुनिया भर में अपना विस्तार करेगा। डेटा दिखाता है कि मेजर बिटकॉइन माइनर्स और वेल्स अपनी होल्डिंग जारी रखेंगे। बिटकॉइन में बढ़ोतरी को बूस्ट करते हुए बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेटर्स और लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने इस महीने अपनी होल्डिंग्स को बेचने से इनकार कर दिया है। सैन फ्रांसिस्को स्थित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रैकन ने अपनी शॉकटोबर इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ऐसा कहा। रिपोर्ट में कहा गया कि राइट, मैराथन, बिटफार्म्स, आर्गो और हट9 सहित बड़े माइनर्स ने बाजार में गिरावट के दौरान भी बिटकॉइन को स्टैक करना जारी रखा है। और इस साल का रिवीव्ड सप्लाई डेटा, जो लंबे समय से बिटकॉइन होल्डर्स के कॉइन्स की गतिविधियों को ट्रैक करता है, इनसे संकेत दिया गया है कि निवेशक बेचने का मन नहीं बना रहे हैं। एंथरम गैस फीस में जून के बाद से 2200% का उछाल आया। क्रिप्टोमेट्रिक्स साइट बिट इन्फो चार्ट्स के मुताबिक इथेरियम पर औसत लेन देन शुल्क जून में 2200% बढ़कर $51.45 हो गया। इथेरियम की मांग बढ़ने पर लेन देन शुल्क बढ़ता है। लेन देन शुल्क में उछाल का कारण इथेरियम का बढ़ता ट्रेडिंग वॉल्यूम और ब्लॉकचेन के लेटेस्ट नेटवर्क अपग्रेड से जुड़ी हायर एक्टिविटी है। इथेरियम अल्टायर अपग्रेड कर रहा है, जिसमें अपने नेटवर्क को प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म से प्रूफ ऑफ स्टेक में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म में अधिकांश कंप्यूटिंग पावर वाले माइनर सबसे ज्यादा लेन देन वैलिडेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रूफ ऑफ स्टेक में माइनर ज्यादातर लेन देन को मान्य करते हैं। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।
खोल